क्या भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी है? इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतालिक बयान आज़ाद सिंधु देश की तरफ इशारा है। क्या आज़ाद बलोचिस्तान और सिंधु देश से मुतालिक भारतीय बयानिया महज पॉलिटिकल स्टंट है या इसके पीछे कोई हकीकत भी छुपी हुई है? सिंधु देश का मुतालबा पहली मरतबा कब और क्यों सामने आया? क्या पंजाबी शावनिज़म से निजात के लिए भारत की मदद ज़रूरी है? क्या वक्त आ गया है कि सिंधु देश की तरफ पेशकदमी हो या आज़ाद बलूचिस्तान की तरफ बढ़ा जाए? इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल शदीद क्यों है? बांग्लादेश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मुजरिम एक ही क्यों है? नसरीन दिलावर बलोच, महजबी बलोच, निमरा कुर्द और BYC की असीर खवातीन की नज़रें बलोच कौम की तरफ इल्तजा भरी हैं, लेकिन बलोच कौम की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। क्या आज़ादी के मुतालबों और अपीलों से खवातीन को रिहाई मिल सकती है? क्या बलोच की खामोशी उनकी बेटियों और बहनों के लिए खतरे की घंटी है? क्या नसरीना बलोच की बहन की अपील को बलोच सुनेगा? बलोच जंगजुओं के पे दर पे सरकारी और रियासती तनसीबात पर हमलों में आने वाली शिद्दत जो है वो हालात को किस तरफ लेकर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके, और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि बनू में 25 दहशतगर्दों के मारे जाने की बात की जा रही है, जबकि जो आज सुबह पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, उसमें उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 अफ़गानी बाशिंदे उनकी शनाख्त हुई है और ये हमला मरहलावार हुआ है, ऐसा कहा गया है इब्तदाई रिपोर्ट में, जिसमें 3 फेडरल कांस्टेबलरी के जवान जो है वो जाँ बहक हुए हैं। तो बहरहाल जो पेशावर में सानिया रूनुमा हुआ है ये इब्तदा है, अभी मामलात बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मामलात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आगे चलकर ये कौन सा रुख अख्तियार करते हैं उसके हवाले से तो एक सफ़र तो है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेशावर का सानिया सिक्योरिटी फेल्यूर है, लैप्स है कि दहशतगर्द कैसे आए, किस तरह उन्होंने खुदकश हमला किया, फिर किस तरह हेडक्वार्टर में घुसे और फिर किस तरह फायरिंग की। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सिक्योरिटी लैप्स है और हमेशा पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ही हमें बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह इब्तिदा में मैंने आपसे बात की थी नसरीना दिलावर के हवाले से, वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा, लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बलोच जंगजुओं के पे दर पे सरकारी और रियासती तनसीबात पर हमलों में शिद्दत दिखाई दे रही है, बल्कि ज़्यादा शदीद हो गए। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कहा गया था कि 86% BLA के हमलों में जो है वो कमी वाक़ हुई, लेकिन अब जो सूरत हाल एक यकसर तब्दील हुई है, उन्होंने जो दावे हैं उन सब दावों पर पानी फेर कर रख दिया है। जिस तरह डेरा मुराद जमाली के करीब नौताल पुलिस थाने की हदूद में ज़राई यूनिवर्सिटी और बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की तामीराती कंपनी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने शदीद फायरिंग की। ये बहुत बड़ा हमला तस्वर किया जा रहा है, जिसमें रियासती तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें कमोबश 3 जंगजू ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ये महज दावा है, लेकिन इसका हकीकत से अभी तक कोई नहीं है, ना ही कहीं से कोई तस्दीक हो रही है। हाँ, अलबत्ता रियासत से 5 अफगान दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का जो दावा है उसकी तस्दीक हो चुकी है। तो ये जो बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज और हैदराबाद अपना जो ज़राई यूनिवर्सिटी पर जो हमला है, ये एक बहुत बड़ा हमला है। और उसके बाद फिर एक और हमला हुआ, वो मशके के इलाके में परवार पंप के करीब मुसल्लह हमलावरों ने सड़क की तामीर करने वाली कंपनी पर हमला किया। हमले के दौरान उन्होंने मशीनरी समेत निसफ दर्जन से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दी। इतलात के मुताबिक हमलावर एक गाड़ी भी साथ ले गए और फिर केच के इलाके बुलेदा
बुलेदा गली में फोर्सेस और मुसल्ह अफराद के दरमियान शदीद झड़प हुई। मकामी ज़रा के मुताबिक झड़प उस वक्त हुई जब मुसल्ह अफराद ने फोर्सेस के रसद ले जाने वाले काफिले को निशाना बनाया। हमले के बाद फोर्सेस ने हमलावरों को घेरने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फरीकैन के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ताहम मुसल्ह अफराद झड़प के दौरान मौके से निकलने में फरार हो गए, लेकिन BLF ने फोर्सेस पर हमले और बुलेदा और पंजगूर में रोड ब्लॉक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, अब पंजगूर के इलाके वाशूद में कस्टम चेक पोस्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। चेक पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, यानी उसको डिमोलिश कर दिया गया है। वड में जो है वो जो डेथ स्क्वाड है वो फिर से मुतहरिक हो गया और वड में इब्तदाई तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं कि गुलाम सरवर मेंगल को और एक और हैं अब्दुल बारी वल्द अब्दुल खालिक को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, यानी लापता कर दिया है। इस पर तकरीबन 20 घंटे से ज़ायद जो है वो अहम जो मेन शाहराह है उस पर भी जो है वो बंद रही, धरना दिया गया। और फिर रिकॉर्डिंग मंसूबे में काम करने वाले 2 बलोच मुलाजमीन मेहरुल्लाह मूसाजई और आसिफ मंदाजई को खुफिया इदारों और CTD के एहलकारों ने कंपनी की गाड़ी से उतार कर जबरी तौर पर लापता कर दिया। और जबकि वाशक नाग एरिया से असील बलोच वल्द अब्दुल कदीर मलाजई को भी लापता कर दिया गया। गवादर से फोर्सेस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर लापता किया। हब चौकी से शेरजान को हिरासत में लेकर लापता किया गया। केच के इलाके जामरान में फोर्सेस के ज़मीनी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, और जबकि वहाँ पर भी शदीद तसादुम की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो बहरहाल जो बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस कदर ख़राब होती जा रही है, जिस कदर जंगजू मुतहरिक हो रहे हैं, जिस कदर रियासती तनसीबात पर अटैक बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात कोई भयानक रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सिंधु देश और आज़ाद बलूचिस्तान का मामला क्या है, उससे पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं नसरीना बलोच के हवाले से कुछ चीज़ें। नसरीना बलोच के हवाले से जो मामला सामने, पहले तो बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने अपील की है, लेकिन एक अपील नसरीना बलोच की बहन ने की है और उन्होंने कहा है कि मेरी बहन नसरीना बलोच 22 नवंबर की रात 12 बजे दारो होटल के इलाके से यानी हब चौकी से लापता हुई हैं। मैं अपनी बलोच कौम से अपील करती हूँ कि वो नसरीन बलोच की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं। इसके अलावा बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने 25 नवंबर को शाम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन मुहिम चलाने का अपना मुतालबा किया है और अब बलोच अवाम से अपील की गई है कि वो एक्स पर आएँ और नसरीना बलोच के हवाले से आवाज़ उठाएं। इसी तरह बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने यानी बलूचिस्तान में बलोच ख़वातीन को मुसलसल टारगेटेड जबर का जबर का सामना है। नसरीना बलोच और महजबी बलोच की गुमशुदगी ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के पैमाने को ज़ाहिर करती है। उनके अहले खाना धमकी, खौफ और रोज़ाना की गैर यकीनी सूरत हाल की इतला देते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है उन्होंने बातचीत की है या एक स्टेटमेंट जारी किया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि BYC की तरफ से भी एक रद्द अमल सामने आया, फिर इनफरादी तौर पर शाली बलोच की तरफ से भी आया और इसके अलावा समीदीन बलोच की तरफ से भी एक सख्त रद्द अमल सामने आया और मुख्तलिफ बलोच रहनुमाओं ने भी ट्वीट किए। लेकिन ट्वीट कर देने से या स्टेटमेंट मुख्तसरन स्टेटमेंट जारी कर देने से या ट्वीट जारी कर देने से क्या मसले हल हो जाएंगे? मैं नहीं समझ रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक इंतशार की सी सूरत हाल है। बसूरत दीगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस वक्त बात की जाती है ना बलोच नंगो नामूस की, तो फिर बलोच कहाँ है? क्या जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, नसरीना दिलावर बलोच, महजबी बलोच, निमरा कुर्द, BYC की असीर ख़वातीन की नज़रें बलोच कौम की तरफ इल्तजा से कर रही हैं, उन्हें देख रही हैं कि कब उठेंगे। भाई हम आपके लिए पड़े हुए जेलों में, भाई हमें आपकी वजह से जो है वो जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, लेकिन आप सो रहे हैं। वो इल्तजा कर रही हैं कि कब उठोगे आप। ये मुतालबे, ये सदाएँ, ये अपीलें, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि एक मुनज़्ज़म तरीके से
एक मुनज़्ज़म तरीके से जवाब नहीं दिया जाता, एक मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक नहीं चलती, एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज नहीं होता और एक मुनज़्ज़म तरीके से बलूचिस्तान की तरफ से एक पुख्ता जवाब इस्लामाबाद या रावलपिंडी को नहीं जाता, तब तक ये इस तरह की जबरी गुमशुदगियाँ अब रूटीन बन चुकी हैं। ये जो बलोच की खामोशी है ना, वो ये न समझे कि उसकी ये खामोशी उनकी बहन, बेटी या माँ के लिए अच्छी है, नहीं, उनकी सलामती के लिए ख़तरा है। कल को उनकी यही खामोशी इनकी बहनों, बेटियों और बच्चियों के लिए एक जहर कातिल बन जाएगी। यही खामोशी ऐसी इतनी ख़तरनाक बन जाएगी कि कल इन्हीं की बहनों को, बेटियों को और माँओं को विक्टिमाइज़ किया जाएगा और इसी तरह जबरी तौर पर लापता किया जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? किसकी तरफ देखेंगे? कहाँ से मदद आएगी? क्या मदद आएगी भी कि नहीं आएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर बलोच अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कितने महीने हो गए महजबी बलोच की गुमशुदगी को? मार्च में मेरे ख्याल में वो हुआ है। और उसके अलावा डॉक्टर महारंग बलोच है, गुलजादी बलोच है, बीबो बलोच है, आप उनको देख लें, वो पाबंद सलासल हैं। कब से हैं? जिनके हकूक़ के लिए वो लड़ रही हैं वो खुद ही सो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खामोशी इनको तोड़ के रख दे। और अगर मैं बलोच अवाम से कह रहा हूँ कि अगर बलोच असीर क़यादत टूट गई तो फिर पता नहीं कितने कई साल लगेंगे शायद फिर किसी नई तहरीक को जन्म लेने में। एक यही आपके निजात का ज़रिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि नसरीन बलोच के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आता है। सख्त इस वक्त जो सूरत हाल है वो है भारत के हवाले से एक बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो इस तरह उस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे बात की कि क्या भारत ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है? क्या भारत समझता है कि उनकी फ़िज़ाइया नाकारा हो चुकी है कि वो पाकिस्तान पर कोई अटैक कर सके या किसी भरपूर अटैक का दिफा कर सके? और इसलिए उन्होंने अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर जोर देना शुरू कर दिया। इंडियन वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया है। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात उस एक स्टेटमेंट ने जारी किए हैं। क्या कहा है उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि अगरचे सिंध का खित्ता आज इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरहदें बदल भी सकती हैं और ये खित्ता वापस इंडिया का हिस्सा बन भी सकता है। राजनाथ सिंह का कहना था कि सिंधी हिंदू, ख़ास तौर पर LK एडवाणी जैसे रहनुमाओं की नस्ल ने कभी सिंध के इंडिया से अलग होने को कबूल नहीं किया। राजनाथ सिंह के मुताबिक आज अगरचे सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तहजीबी तौर पर, सकाफती तौर पर और ज़बान के तौर पर सिंध हमेशा कौन जानता है, तहजीबी तौर पर सिंध को हमेशा से एक अलग से उसकी शनाख्त रही है। कौन जानता है कि कल इंडिया का हिस्सा रहेगा। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, सरहदें बदल सकती हैं, यानी सिंध दोबारा इंडिया में लौट आएगा। हमारे सिंध के लोग जो दरियाए सिंध को मुक़द्दस मानते हैं, हमेशा हमारे अपने रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। तो राजनाथ सिंह का ये जो स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में जो एक कॉन्स्पिरेसी चली, यानी एक जनरल ज़िया की आमरीत के दौर में जिस तरीके से सिंध में डाकू राज को परवान चढ़ाया गया और जिस तरीके से NLC में अब बारूद और असलहा भर भर के सिंध के कच्चे में दिया गया और फिर उन्होंने सिंध में ऐसे हालात को जन्म दिया कि सिंध का हिंदू, एक तो जो 1947 में जो तकसीम हुई थी, उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में सिंधी यहाँ से गया। मुझे प्रॉपर याद नहीं है जवाहरलाल नेहरू था या गांधी था, वो कह रहा था जब माइग्रेशन हो रही थी 1947 के वक्त, वो रोए भी और हंसे भी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रोया हूँ कि मतलब देखो, एक चीज़ तो तय है ना कि जो तकसीम थी, इंडियंस की तरफ से भले एक तहरीक थी, लेकिन हमारे लिए तो महज एक हादसा थी ना। हमारी तरफ से कौन सी तहरीक चल रही थी? क़याम पाकिस्तान महज एक हादसा था
और उस हादसे में वो कह रहे थे कि जो तकसीम हुई है उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, और मैं खुश इस बात पर हूँ कि सिंध से बहुत बड़ी तरक्की इंडिया आ रही है, और इंडिया से बहुत बड़ा फितना मुहाजिरों की सूरत में सिंध जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान में कभी अमन नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि उर्दू ज़बान के मामले पर, फिर सिंध की तकसीम के मामले पर महाजरों ने हमेशा सिंध में एक फसाद ही बर्पा कर के रखा है। और इंडिया में जो सिंध से हिंदू गया था, उन्होंने वहाँ पर इतनी तरक्की की, इतना कि आज इंडियन इंडस्ट्री, बिलखुसूस फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, हर जगह आपको सिंध का हिंदू ही नज़र आएगा। तो बहरहाल इस हवाले से जो है वो जो पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बिला जवाज़ और तोसीब पसंदाना बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई ख़तरनाक जहनीत का अक्कास करार दे दिया है। तर्जमान ने कहा कि ऐसे बयान बैन अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे, यह खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। तो भाई मसला ये है कि जब जंग चलती है तो फिर असूल नहीं रहते। मैंने जैसा पहले बात की थी कि तहजीब हो, सकाफ़त हो, ज़बान हो, आज भी एक सवाल है। लेकिन मसला ये है कि 17 जनवरी 1972 को सिंधु देश का मुतालबा पहली मरतबा सामने आया था, जब 17 जनवरी 1972 को GM सैयद की सालगिरह मनाई जा रही थी हैदराबाद, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में। अब GM सैयद कौन था? GM सैयद वो था जिसने 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली में, सिंध यानी जो GM सैयद है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश की थी। न सिर्फ पेश की थी बल्कि उस करारदाद को मंजूर भी करवाया था। 40 किताबों के मुसन्निफ, दानिश्वर, फ़िलासफ़र, मुफ़क्किर, कायदे आज़म के करीबी साथी ने सिंधु देश की बात क्यों की? क्या पंजाबी तसल्लुत की वजह थी, या फौजी जबर था, या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से GM सैयद, जो कायदे आज़म का साथी भी तस्वर किया जाता था, क्या मैं पाकिस्तान के लिए करारदादें भी पेश करता था, फिर करारदादों में अक्सरियत भी हो, उसके लिए भी जायज़ और नाजायज़ तरीके भी इस्तेमाल किए। इस करारदाद की मंजूरी के लिए कुछ अरकान पार्लियामेंट को और कुछ उनके बच्चों को अगवा भी किया गया। ये जबर के ज़रिए तहरीक अपना जो थी करारदाद मंजूर करवाई गई थी। तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। तारीख़ के सीने में जो दिल होता है ना, वो किसी की भी साइड नहीं लेता, वो सिर्फ सच बोलता है। चाहे मौरिख कितना भी बिक जाए, लेकिन तारीख़ किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी अंदाज में ख़ुद को ज़िंदा रखती है। तो बहरहाल देखें, मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, हम सब का मुजरिम एक ही क्यों है? क्यों हमारी नज़रें जब जुल्म की बात आती है, जबर की बात आती है, इस्तेहसाल की बात आती है, तो फिर पंजाब की तरफ क्यों नज़रें उठती हैं? जब हमारे बच्चों की कत्ल की बात आती है, जब हमारे बेटियों के अगवा की बात आती है, जब हमारी बहनों के ज़ना के साथ जिनसी ज़्यादतियों की बात आती है, तो फिर हमारी नज़रें पंजाब की तरफ क्यों जाती हैं? क्या वजह है कि बांग्लादेश आज भी पंजाब को और पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नहीं भूल सका? क्या पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती, क्या वो समझती है कि जबर से तसल्लुत को बरकरार रखा जा सकता है? देखें, जिस तरह बात चल रही है सिंधु देश की, तो इसी तरह आज़ाद बलूचिस्तान का भी तो मामला है ना। सिंध में जिस तरह मैंने आपसे बात की कि क्या अब वक्त आ गया है कि सिंध में सिंधु देश की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि सिंधु देश का मामला हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वजह से हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया, और हम भुट्टो का कर्ज उतारते 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 हमारी नस्लें बर्बाद हो गईं। आज सिंध में ऐसी कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं है कि इंडिया को मौका मिल सके कि वो सिंध की तकसीम की बात करे।
जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में अभी उस नहज या उस मकाम पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह योमिया दर्जन के हिसाब से नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है, जिस तरह वहाँ ख़वातीन को उठा लिया जाता है, जहाँ उन्हें जिनसी ज़्यादतियों का शिकार बना के उनको मार दिया जाता है, जिस तरह बलोच ख़वातीन को पाबंद सलासल कर दिया गया है, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। सिंध में अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता बलूचिस्तान उस नहज पर ज़रूर खड़ा है कि जहाँ वो जब बात करता है आज़ाद बलूचिस्तान की, तो उसके पीछे असबाब भी नज़र आते हैं। जब वो बात करता है आज़ादी की और जब वो बंदूक उठाता है, जब वो असलहा उठाता है, तो असबाब समझ में आते हैं कि पंजाबी शावनिज़म ने बलूचिस्तान को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि जहां वो आज़ादी की बात कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जा सकता है, लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। मैं पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहता हूं, उसकी वजूहात हैं, आप सब जानते हैं कि पंजाबी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की जड़ों को इतना जहर आलूद कर दिया है कि किसी भी वक्त कोई भी बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। आज मैं देख रहा था किसी को, उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि अमेरिका डॉक्टर महरंग बलोच और उनके दीगर असीर साथियों की रिहाई के हवाले से कोई किरदार अदा करे, या क्या मतलब हम क्यों इंडिया की मदद लें? क्या हमारी अपनी तहरीक, हमारी अपनी ताकत, हमारा अपना इत्तेहाद, हमारे अपने मसाइल कम हैं क्या हम उनकी मदद लें? तो बहरहाल ये पाकिस्तान का जो नक्शा है, उसकी बाउंड्रीज जो है, अफ़गानिस्तान की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो तब्दील हो जाए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और अफ़गानिस्तान तो यहाँ तक चाहता है कि क्या हमें पाकिस्तान से भी पहले, उससे भी पहले जब दिल्ली और ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा थे तो अफ़गानिस्तान वैसा बन जाए। लेकिन वैसा नहीं बनता तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का वो हिस्सा जिसमें पश्तून आबादी पर मुश्तमिल है, वो तो अफ़गानिस्तान में शामिल हो जाए, बाकी आज़ाद बलूचिस्तान डिक्लेयर हो। यह नक्शा भी आपकी स्क्रीन पर है। ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है, ये कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ अफराद चाहते हैं बलूचिस्तान से जब ये चीज़ें जब पैदा हो रही हैं, मैंने कहा ना कि अब भी मामला ठीक हो सकते हैं अफ़वाम व तफ़हीम से, अब भी मुज़ाकरात हम कर सकते हैं, अब भी बैठ सकते हैं, अब भी ग्रैंड डायलॉग हो सकता है, अब भी आइन बहाल हो सकता है, अब भी पार्लियामेंट बहाल हो सकती है, अब भी हम पाकिस्तान को उस मकाम, उस नहज तक जाने से रोक सकते हैं कि जहां पाकिस्तान की बाउंड्रीज में कोई तब्दीली रूनमा हो। ऐसे हादसात और वाक़यात तारीख़ जन्म देती है उनको। तारीख़ बहते पानी का नाम है, तारीख़ दरियाओं का नाम है, तारीख़ तालाब नहीं है, तारीख़ खड़ा पानी नहीं है कि जिसमें बदबू हो जाए। तारीख़ बहता पानी है जिसमें ज़िंदगी होती है, और बहता पानी हमेशा नक्शे बदलता है, हमेशा अपनी हदूद बदलता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होती जा रही है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप यहाँ से बैठकर मजम्मतें करें भारत की, बेहतर नहीं है कि आप अपनी गलतियों को माने, पंजाबी अपने जबर को माने, अपने जुल्म को माने, इस्तेहसाल को माने। बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ वही कुछ आज बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, इस चीज़ को कबूल करे। सिंध के साथ वो शुरू कर रहे हो, फिर से कबूल करे। क्या सिंध के वसाइल का मालिक पंजाबी हो जाए? यही GM का मसला था कि सिंध का वसाइल का मालिक पंजाबी बन गया था। जो भी रिटायर्ड फौजी रिटायर्ड होता था उसको ज़मीनें सिंध में मिलती थी। जाके आप बदीन की तरफ देखें तो सही, चक 33, 333 पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। सिंध में एक पंजाब बना हुआ है। माचको को आप देख लें, 3,333 एकड़ या 6,666 एकड़ अराजी। माचको सिंध, ज़िला घोटकी, सिंध के अंदर पंजाब कायम है। आपको पता है? जाके देखें तो सही, माचको नक्शा देख लें, सिंध के अंदर एक पंजाब कायम है। और पंजाबी अगर किसी जर्नैल को नूरजहां का गाना अच्छा लगता था तो उसको भी सिंध में ज़मीन दे दी जाती थी। सिंध कोई यतीम खाना था?
एक इंटरनेशनल यतीम खाना बना दिया गया था सिंध को। बंगाली यहाँ पे थे, बर्मी यहाँ पे थे, बिहारी यहाँ पे थे, मुहाजिर यहाँ पे। तो भाई जीएम सैयद अगर रो रहा था तो सही रो रहा था ना, कि सिंध के वसाइल पर जिस तरीके से पंजाबी काबिज हो रहा था और आज भी है, तो फिर कोई सिंधु देश का नारा क्यों ना लगाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फिर अमान अल्लाह।